गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात छात्रों। वेलकम टू द हिंदी ऑनलाइन लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड सिक्स्थ। कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों का हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत है। चिल्ड्रंस, सेकेंड सेमेस्टर का पोर्शन समाप्त हो चुका है। तो आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम जितने लेसन हमने अध्ययन किए हैं उसे फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। बच्चों, हमने पाठ क्रमांक 6 स्वास्थ्य संपदा, पाठ क्रमांक 8 टीटू और चिंकी, कविता क्रमांक 9 वह देश कौन सा है, इनका अध्ययन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रंस, ऑल ऑफ यू रिमूव योर हिंदी टेक्स्ट बुक, देन वी स्टार्ट। सबसे पहले सभी विद्यार्थी हिंदी टेक्स्ट बुक निकालिए, फिर हम शुरुआत करते हैं रिवीजन के लिए। सबसे पहले हम बढ़ते हैं पाठ क्रमांक 6 स्वास्थ्य संपदा की तरफ। पेज नंबर 41, पृष्ठ क्रमांक 41। पढ़ो और समझो पाठ क्रमांक 6 स्वास्थ्य संपदा। लेखक महात्मा गांधी। बच्चों, हमने जाना कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात में हुआ और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई। बच्चों, आप सभी जानते हो कि महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। छात्रों, यह पाठ एक पत्र है। यह पत्र महात्मा गांधी द्वारा श्री जमनालाल जी को लिखा गया है। इस पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही इस स्वस्थ जीवन की पूंजी है। बच्चों, लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में ही हमने पत्र लेखन का अभ्यास किया है, तो आपको पता है पहला पॉइंट यह है कि हम पत्र लिखते समय सबसे पहले पता और तारीख लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ लिखा गया है एरवड़ा मंदिर 8/11/32। आगे संबोधन लिखा गया है चिरंजीव जमनालाल। बच्चों, पत्र में शुरुआत में लिखा गया है तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्मदिवस पर मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। स्वयं इस शब्द का अर्थ है खुद, स्वास्थ्य यानी सेहत। आगे गांधी जी ऐसा लिखते हैं कि तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। महात्मा गांधी जी के अनुसार शरीर को एक अमानत समझना है, उसकी रक्षा करनी है, क्योंकि उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म होता है। तो शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, उसकी रक्षा कैसे करनी है, यह आगे पत्र में बताया गया है। पहले ही हमने अभ्यास किया बच्चों, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। अर्थात बच्चों, गुड़ का सेवन करने के लिए गांधी जी ने मना किया है और दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए, ऐसे गांधी जी कहते हैं। अब उनकी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं, गुड़ को भी बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हमारे शरीर को गुड़ की ज़रा भी आवश्यकता नहीं है, इसके बदले हमें निर्दोष साफ शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, ऐसे गांधी जी मानते हैं। पर अगर मीठे फल मिल सकते हैं तो गुड़ शहद की भी ज़रूरत नहीं, हमारे खाने में दूध की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। अब बच्चों, गांधी जी हमें इस प्रकार सलाह देते हैं कि जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो तो ठीक है, क्योंकि मक्खन में जो विटामिन होते हैं वह जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग
रोटी का स्थान लेते हैं क्योंकि इसमें स्टार्च होता है और हमारे शरीर को स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है और जितनी भी ज़रूरत है वह सब गेहूं से पूरी होती है। और मक्खन दूध काफ़ी है। अब इनका प्रमाण जो है घटाना है या बढ़ाना है वह वज़न के ऊपर आधारित है। गांधी जी कहते हैं कि वज़न के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन अथवा दूध या दोनों की मात्रा बढ़ाते जानी चाहिए। तरकारियों में या अर्थात सब्जियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां सेवन करना है। इसी प्रकार फलों में ताज़े अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए। अर्थात बच्चों, फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं और भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। अर्थात भूखे पेट फल खाना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सर्वोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ। और गांधी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अंग्रेज़ी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी, इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। यानी बच्चों, हम सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खा सकते हैं और सुबह हमें गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पियो तो कुछ भी हर्ज नहीं है, ऐसे गांधी जी कह रहे हैं। 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती है तो लेनी चाहिए। और खुली हवा में धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। रात को सर्दी का डर लगे तो कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो, सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लिया हो तो कोई भी हानि नहीं होगी, ऐसे गांधी जी कहते हैं। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सके उतना रखना चाहिए। और इसी प्रकार पत्र के समाप्ति में गांधी जी लिखते हैं कि माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है, वहाँ जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावे, बापू के आशीर्वाद। इस प्रकार बच्चों, हमने पाठ क्रमांक 6 का अध्ययन किया और आज हमने उसे एक बार रिवाइज किया है। अब हम बढ़ते हैं पाठ क्रमांक 8 की तरफ। पृष्ठ क्रमांक 46, टीटू और चिंकी। लेखिका डॉक्टर विमला भंडारी। बच्चों, लेखिका संवेदना से, कहानीकार मन से, बाल साहित्यकार और सक्रियता से सामाजिक कार्य करता है। प्रस्तुत पाठ एक कहानी है और इस कहानी में बताया गया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए तथा संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बच्चों, टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसिन थी। अब टीटू का घर जो था वो पेड़ की खोखल में था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर यानी डाली पर था। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती थी। एक दिन उनके बच्चे आपस में झगड़ने लगे। अब बच्चों, टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है और चिंकी के बच्चे भी यही बात बार बार दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। अब लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसे टीटू उन्हें समझाने लगी। किंतु माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। तब टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा कि भला हम झूठे फल क्यों खाए जबकि पेड़ हमारा है। तब चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया कि तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है। तब हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी, शाखाएं हमारे तो फल भी हमारे, ऐसे टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। अब यह बात सुनकर चिंकी के बच्चे फुर से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है।
हमारा नीड बना हुआ है, यानी घोंसला बना हुआ है जिसमें हमने आंखें खोली। हम तुम्हें टहनियों तक यानी डालियों तक आने नहीं देंगे और न ही इसके फल खाने देंगे। टीटू गिलहरी यह सुन बड़ा परेशान हो उठी थी। बच्चे लड़ाई पर उतरू थे, एक दूसरे को पेट से भगाना चाहते थे। टीटू गिलहरी उन्हें समझाने लगी कि बच्चों, बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। मैंने और चिंकी ने अंडे दिए। अभी एक भी नहीं दिन गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। अब उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तब गिलहरी और चिंकी ने मिलकर अंडों को घोंसले में सुरक्षित रख दिया और उसके कुछ ही देर के बाद पानी बरसने लगा, ऐसे टीटू गिलहरी ने बच्चों को बताया। चिल्ड्रंस, पानी इतना बरसने लगा कि नीचे बहता हुआ पानी जो है वह टीटू गिलहरी के घर तक पहुंचने लग गया। फिर टीटू गिलहरी कहती है कि हमें चिंता होने लगी। अगर हमारा घर डूब गया तो यह पानी अंडों को बहा ले जाएगा। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी अंडों को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया, ऐसे टीटू गिलहरी उन्हें बताती है। जैसे तैसे रात बीत गई। सुबह पौ फूटने के बाद उन दोनों ने राहत की सांस ली और तभी से वह अच्छे पड़ोसी की तरह आपस में मदद करते आए हैं और उन्होंने समझ लिया कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। फिर भी छात्रों, उनके बच्चे कहने लगे कि चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे। दोनों माताएं समझा समझा कर थक गई, पर बच्चे नहीं माने, अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। अब उधर बिल में छिपा सांप कब से यह तमाशा देख रहा था। आज उचित मौका देखकर वह बिल से बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा, पहले गिलहरी के बच्चों को निकलेगा। उतने में चिड़िया ने देख लिया। वह जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है। अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। अब जहाँ जहाँ चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। उधर टीटू ने एक एक करके सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे। हालांकि अभी उनकी चोंचें नरम और ही नरम थी और गोंद के कारण ऊपर चढ़ना सांप के लिए मुश्किल हो गया था। इसलिए वह थक हार कर सांप वापस बिल में लौट गया। टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया था और साथ ही में पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया था। अब उन्हें माँ के समझाने की ज़रूरत नहीं थी। वे जान गए कि 1 और 1 11 होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, हमने पाठ क्रमांक 8 का अध्ययन किया था और आज फिर से एक बार उसे रिवाइज किया है। अब पढ़ते हैं आगे। पृष्ठ क्रमांक 50, पेज नंबर 50। पढ़ो, समझो और गाओ। कविता क्रमांक 9, वह देश कौन सा है। कवि राम नरेश त्रिपाठी। छात्रों, हमने जाना कि कवि राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च 1889 में हुआ और उनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 में हुई। मिलन, स्वप्न, प्रतीक, मानसी आदि कृतियाँ के अतिरिक्त उन्होंने बाल उपयोगी साहित्य भी लिखा है और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। बच्चों, इस कविता में कवि ने भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बताया है।
बच्चों पहली पंक्ति कुछ इस प्रकार है। मनमोहिनी प्रकृति के जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा चाहा है, वह देश कौन सा है। बच्चों वह देश जो मनमोहिनी प्रकृति के गोद में बसा हुआ स्वर्ग सा सुंदर है, वह कौन सा देश है। जी हाँ, भारत देश। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। रत्नेश अर्थात सागर, मुकुट यानी ताज, निरंतर यानी सदैव। जो दक्षिण में समुंदर भारत देश के निरंतर पैर धो रहे हैं और उत्तर में हिमालय मुकुट के समान शोभायमान है, ऐसे कवि कह रहे हैं कि नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। अर्थात बच्चों भारत देश में बहने वाली नदियाँ सुधा की धारा यानी अमृत जल की धारा बहा रहे हैं और इन नदियों के जल के कारण ही धरती सींच कर हरी भरी हो चुकी है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नास मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। यानी बच्चों कवि कह रहे हैं कि इन नदियों के कारण जो जल बहता है, उस वजह से भारत का कोना कोना फल कंद अनाज मेवे से संपन्न बना है। आगे जिसमें सुगन वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध यानी खुशबू वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे यानी सुंदर सुंदर जो फूल खिल रहे हैं, दिन रात हंस रहे हैं, खुशबू से महक रहे हैं, वह देश कौन सा है। तो जी हाँ, भारत में विविध प्रकार के फूल खिलकर दिन रात अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं, ऐसा कवि का मानना है। अब आगे नेक्स्ट पेज, अगला पृष्ठ। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहरते आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है। बच्चों हमारे भारत देश में मैदान हो या पर्वतीय प्रदेश, वन में हरियालियाँ लहलहा रही है। गिरी अर्थात पर्वत, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। बच्चों इसकी धरती में अनंत खनिज संपत्ति भरी पड़ी है और यह देश संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। शिरोमणि अर्थात सर्वश्रेष्ठ, धन अर्थात संपत्ति और संसार यानी जगत, विश्व। आगे सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा, जन जन का दुलारा, यह देश कौन सा है। तो छात्रों पूरी दुनिया को सबसे पहला पाठ जो है, प्रथम पाठ भारत ने ही सिखाया है और भारत देश जन जन का दुलारा देश है। दुलारा अर्थात प्यारा देश है। आगे नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत, जिसके भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। बच्चों यहाँ पर कई सपुत्रों ने, सपूत यानी सुपुत्रों ने जन्म लिया है और जिन्होंने देश की सेवा की है और देश में नवक्रांति लाई है। तो छात्रों इसके पहले भी हमने इस कविता का अध्ययन किया था, आज के ऑनलाइन लेक्चर में फिर से एक बार रिवाइज किया है। इस कविता के द्वारा हमने जाना कि भारत की महिमा का और उसकी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो यह जो 3 पार्ट है, यह आपका फाइनल एग्ज़ाम का पोर्शन है। इसके आधार पर जो भी प्रश्न उत्तर कंबाइन बुक में है, उसे आप सभी बच्चों को याद करना है, अर्थात लर्न करना है। इन तीनों पाठ अर्थात पाठ क्रमांक 6 स्वास्थ्य संपदा, पाठ क्रमांक 8 टीटू और चिंकी और कविता क्रमांक 9 वह देश कौन सा है, इनका आप सभी विद्यार्थियों को 5 टाइम्स रीडिंग करना है, वाचन करना है। साथ ही साथ इन पाठ के आधार पर जो भी प्रश्नोत्तर बुक नंबर 4 अर्थात टर्म बुक नंबर 4 में है, उसका भी प्रयास करना है, सराव करना है। तो थैंक यू चिल्ड्रंस, धन्यवाद बच्चों, नाइस डे।
होम स्टे सेफ। घर में रहे, सुरक्षित रहे।